बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमारा आज का जो लेक्चर है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से, इसको भी हम अभी जो ऑन गोइंग हमारा आपको पता है कि अपकमिंग एक जुडिशल एग्ज़ाम है उसके पर्सपेक्टिव में देखेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है ये आपका जो पेपर 4 है जनरल लॉ के पेपर का हिस्सा है। और उसके बाद इसकी तैयारी किस हवाले से की जाएगी, इसके जो मार्क्स इसको डेजिग्नेट किए गए। अगर आप लोग पेपर 4 को पास करना चाहते हैं, और डेफिनेटली हर बंदा जो पेपर दे रहा होगा उसकी यही ख्वाहिश होगी कि वो उसको क्या करे, पास करे, तो उसको एक छोटी सी एक टिप कह लेंगे, एक सिंपल सा फार्मूला मैं अगर बताऊं तो वो ये है कि कानून शहादत ऑर्डर और सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस, ये दो चीज़ें बार बार आप इसी के ऊपर अपना पूरा फोकस करते हैं बस। और वो क्या था, अभी हमने देखा कि सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस के टोटल कितने सेक्शंस हैं, 28, और क्यूएसओ के कितने आर्टिकल है, टोटल 160। ये दो मिलाकर भी 200 आपके प्रोविजंस नहीं बनते। और क्यूएसओ में से जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 2। नॉर्मली 3 आते हैं जिसमें से आपने कितने सॉल्व करने होते हैं, 2। सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस में से 2 आते हैं और आपने कितना करना होता है, 1। किसी भी पेपर में अगर आपके 3 सवाल अच्छे हो जाएं तो एटलीस्ट आप 35 से 40 तक नंबर ले लेते हैं अगर अच्छे हों, और अगर नॉर्मल भी हों लेकिन सही लिखे हों तो आप 30 क्रॉस कर लेते हैं। जब किसी पेपर में आप 3 सवालों में 30 से 35 पे चले गए तो रिमेनिंग आपके कितने क्वेश्चन हो गए, 2। अगर आप 5 to 6 नंबर्स भी लें तो 45 नंबर आपके क्या होंगे, बड़े आराम से आ जाएंगे। यहाँ पर आपकी पासिंग 40 ही है, जहन में रख लें। जुडिशरी में पर पेपर पासिंग 40 है, उसमें अगर कोई एक आध पेपर आपका 40-41 पे होता है तो दूसरा पेपर अगर अच्छा चला गया तो एग्रीगेट 50 की क्या हो जाएगी, उसमें बड़े आराम से मेंटेन हो जाएगी। तो अब यहाँ पे क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क जो लगा हुआ किसके ऊपर लगा हुआ है, वो है हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स के हवाले से कि इसका क्या किया जाए। टोटल नंबर इसके कितने हैं, 20। तो मेरा मशवरा यही है कि जितना टाइम आपने इस 20 नंबर पे लगाना है उससे कम टाइम अगर आप दोबारा सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस और क्यूएसओ को दे दें तो आपके वो 3 सवाल क्या हो जाएंगे, ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रिपेयर हो जाएंगे। और हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स बेसिकली क्या है, जिसने सीआरपीसी अच्छे तरीके से पढ़ी है, सीआरपीसी पढ़ते वक्त जब हम आपको चीज़ें इनफैक्ट समझा रहे होते हैं ना, वो किसकी मदद से समझा रहे होते हैं, हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स की मदद से समझा रहे होते हैं। और जिसने सीपीसी पढ़ी है उसने का वॉल्यूम 2 तैयार है, जिसने सीआरपीसी पढ़ी है उसका वॉल्यूम 3 तैयार है। तो इसमें एक सिर्फ ओवरव्यू आपको जो हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स के हवाले से कल हम इंशाल्लाह करेंगे ना, सिर्फ मैंने आपको कंटेंट्स बताने हैं, आपको चीज़ें क्या कर देनी है, इंटरलिंक कर देनी है कि अगर ये सवाल आ जाए तो ये वाली चीज़ आप उसमें प्लेस कर देंगे तो आपका सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, कंसिडर कर लिया जाएगा। पर उस पर आपने ज़्यादा फोकस नहीं करना। इस पेपर के लिए मेन फोकस ये है। अब अगली बात है फिर कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करें। कॉन्स्टिट्यूशन इसके अगर पास पेपर के क्वेश्चंस पहले हम एवेल्युएट कर लें ताकि हमें अंदाज़ा हो कि पेपर में सवाल आते किस किस्म के। 2 सवाल आते हैं और एक आपने करना होता है। पहला सवाल 17 से हम स्टार्ट करेंगे, 22 तक आएंगे। 17 में सवाल है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। आल्सो डिस्क्राइब द सिचुएशन वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ प्रोवाइड्स फॉर द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब एक छोटी सी बात, जिसने ये सवाल किसी किताब से गाइड से याद किया होगा डेफिनेटली वो लिखेगा इंट्रोडक्शन, रेलेवेंट प्रोविज़न, फंडामेंटल राइट्स, कंक्लूजन। आपको 4 या 5 नंबर दे के क्वेश्चन भी क्या हो गया, क्लोज। उसने बेसिकली क्या पूछा है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स लिखने हैं क्योंकि हमें पता है क्वेश्चन की लेंथ भी पूरी करनी है, बट पहले बताना दैट व्हाट इज़ फंडामेंटल राइट, अगेन व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट। और उसके बाद थोड़ा सा उसमें एक आपने अपना टच देना है कि आपको नॉलेज है फंडामेंटल राइट इन द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पाकिस्तान, जिसमें आप 1956 का हवाला देंगे, 62 में इसकी सस्पेंशन का हवाला देंगे। और उसके बाद फंडामेंटल राइट की जब आप इंपॉर्टेंस की बात करेंगे तो आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे कि इट इज़ द पार्ट ऑफ द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट क्या है, पार्ट ऑफ द बेसिक फ्रेमवर्क। और फिर आप इसको एक और अपना एक वो बात वही है कि हर एक पेपर के अंदर क्वेश्चन के अंदर एक वाव फैक्टर होता है जिसको पढ़ने वाला कहता है कि यार वाह, ये इसने जो पॉइंट लिखा है ना बड़ा ज़बरदस्त लिंक किया है। आप इसको लिंक करेंगे जाके किसके साथ, यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, कि
जब 1787 में फिलाडेल्फिया आपके कन्वेंशन के ज़रिए से यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन, उसके ऊपर 13 स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव जो है वो राज़ी तो हो गए, एग्री तो हो गए, बट दिस एग्रीमेंट इन द फॉर्म ऑफ द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन वाज नॉट इन्फोर्स्ड until and unless first 10 amendments were made in the constitution in the form of fundamental rights, जो आप पिटिशन ऑफ राइट जिसको आप नाम देते हैं, बिल ऑफ राइट का नाम देते हैं। तो जो यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन था इनिशियली जब वो पास हुआ तो उसमें फंडामेंटल राइट्स नहीं थे, बट वो उस वक्त तक इन्फोर्स नहीं हुआ जब तक उसमें 10 अमेंडमेंट्स नहीं हुई, और वो 10 अमेंडमेंट्स पहले की सारी क्या है, फंडामेंटल राइट्स की हैं। तो इससे हमें पता चला कि फंडामेंटल राइट किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से बहुत से भी ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। इसके बगैर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन, उसका फ्रेमवर्क चल ही नहीं सकता। मिसाल आपने किसकी दे दी, यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन की दे दी कि जब तक उसमें अमेंडमेंट्स नहीं की गई थी तब तक वो वर्किंग सिचुएशन में नहीं आया। फिर आप लिखेंगे दीज सर्टन फंडामेंटल राइट्स वर प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। लेकिन क्योंकि यहाँ पर उसने फंडामेंटल राइट का पूछा नहीं है, लिहाजा आप 18, 20, 22, 23 हेडिंग फंडामेंटल राइट की नहीं बनाएंगे। हेडिंग बनेगी व्हाट इज़ फंडामेंटल राइट, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट्स इन द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पाकिस्तान, फंडामेंटल राइट्स इन द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन, फिर लिखेंगे फंडामेंटल राइट्स इन द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। लेकिन सब हेडिंग में लिखना है, मेन हेडिंग में आपने इसको नहीं लिखना। फंडामेंटल राइट मेरे ख्याल में सबको याद है कि नहीं याद? कौन कहता है उसको सारे फंडामेंटल राइट्स याद हैं? हंसने लग जाते हैं जैसे मैंने को मजाक करती है। आर्टिकल 8 से स्टार्ट हुए। आर्टिकल 8 ने क्या कहा? आर्टिकल 8 ने ये कहा कि कोई भी ला, अब यहाँ पर आर्टिकल 8 ज़रूर लिखना है, अलग हेडिंग में लिखना है, इंपॉर्टेंस के साथ आपने इसको ऐड करना है कि एज आर्टिकल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान क्लियरली स्टेट्स दैट नो लॉ रिपग्नेंट टू द फंडामेंटल राइट्स मे बी इन्फोर्स्ड इन पाकिस्तान। आप किसी भी तरह फंडामेंटल राइट की डेरोगेशन में कोई भी लॉ पाकिस्तान में पास कर सकते ही नहीं। ये किसने कहा था? आर्टिकल 8 ने। आर्टिकल 9 ने क्या कहा? सिक्योरिटी ऑफ लाइफ के बारे में कहा। आर्टिकल 10 ने क्या कहा? सेफ गार्ड अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। फिर उसके बाद अमेंडमेंट आ गई 10A फेयर ट्रायल की। 11 में क्या आ गया जनाब? आपका स्लेवरी एंड फोर्स्ड लेबर आ गया। आर्टिकल 12 में क्या आ गया? आपका रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट्स के बारे में। आर्टिकल 13 ने कितने एस्पेक्ट्स डील किए थे? 2, डबल जेपर्डी, और उसके बाद कौन सा था? सेल्फ इनक्रिमिनेशन। आर्टिकल 14 क्या था? आपका कोई भी शख्स उसकी इनवायलेबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन, कि आप किसी शख्स की कोई नाम नहीं बिगाड़ सकते, उसकी बेइज्जती नहीं कर सकते, उसको डेफेमेशन की तरफ नहीं लेकर जा सकते। फिर उसके बाद आर्टिकल 15, 16, 17, 18, 19, 20 क्या था? सबसे पहले 15 है मूवमेंट, 16 असम्बली, 17 एसोसिएशन। उसके बाद 18 क्या है जनाब? ट्रेड है। 19 क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच है। 19A फिर आ गया जो कि क्या था? राइट टू इंफॉर्मेशन। उसके बाद क्या आ गया? स्पीच के बाद आर्टिकल 20 है रिलीजन के हवाले से। 20 भी रिलीजन है, 21 भी रिलीजन है, 22 भी रिलीजन है। 20 डायरेक्टली है कि रिलीजियस फ्रीडम है। 21 ये है कि आप कोई भी रिलीजियस टैक्सेस किसी पे इम्पोज नहीं करेंगे। और 22 क्या है कि जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर आप कोई पाबंदी नहीं लगाएंगे रिलीजन के हवाले से। जैसे आप सब लोगों को पता है कि अभी भी आप लोग इस्लामियात पढ़ेंगे तो जो नॉन मुस्लिम्स होंगे वो क्या करेंगे? एथिक्स का पेपर देंगे। फिर उसके बाद प्रॉपर्टी और प्रोप्राइटरी राइट्स के बारे में आपके पास 2 आर्टिकल आ गए, 23 और 24, जिसमें यह बताया गया कि एवरी पर्सन, उसका हक है कि वो प्रॉपर्टी रखे, उसको बेचे, उसको इस्तेमाल करे। और इन केस अगर गवर्नमेंट को पब्लिक पर्पज़ के लिए, अब यहाँ पे ये पहला पॉइंट जहन में रखना, भाई आपको ये सिर्फ फंडामेंटल राइट्स बताया ना, लेकिन ये सवाल आपको मैं आगे डिडक्ट करके देता हूँ कि ये सवाल बनेगा कैसे। उसके बाद क्या हो गया? आर्टिकल 25 है। 25 क्या कहता है जनाब? 25 ये कहता है कि कुछ आपके पास इक्वलिटी बिफोर लॉ है। 25A है आपका एजुकेशन फंडामेंटल राइट। 26 नॉन डिस्क्रिमिनेशन सर्विस का है। 27 नॉन डिस्क्रिमिनेशन पब्लिक प्लेसेस का है। और 28 आपका है लैंग्वेज और स्क्रिप्ट। अभी तक रट्टा मेरा क्या है? याद है। सारे के सारे तुम चेक करते ठीक थे, कुछ गलत था इसमें, आगे पीछे हुआ है? तो ये किस तरह याद होगा? मैं उस्ताद साहब को बादाम दिया करता था, ठीक है, तो यहाँ पे एक बंदा बैठा है उसको तो याद हो जाएंगे, उसने कल मुझे बादाम दिए। तो बाकी का भी मेरी कोई गारंटी नहीं है, अगर आपको याद ना हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, अब इसमें सवाल कैसे बनाना है? अब एक्चुअल वो चीज़ जो बहुत कम गाइड्स में है, इवन मुझे भी टाइम नहीं मिला वरना मैं नोट्स में ऐड करता, बट आपको समझा देता हूँ आपने करना क्या है। असल सवाल ये नहीं है। ये सवाल मैंने अभी CSS के पेपर में दिया था, जो उनके एग्ज़ाम हो रहे थे फाइनल, उसमें मैंने दिया था। बहुत ही कम लोगों ने इसका जवाब दिया। ये सवाल दर हकीकत है कि अब सवाल को पढ़ें दोबारा।
सवाल वो कह रहा है जी कि सिग्निफिकेंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान आल्सो डिस्क्राइब द सिचुएशन वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ प्रोवाइड्स फॉर द सस्पेंशन। अब एक नई हेडिंग बनेगी, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। उसका पहला हेड तो बनेगा आर्टिकल 232 इन केस ऑफ इमरजेंसी। जब इमरजेंसी आएगी तो फंडामेंटल राइट्स क्या हो जाएंगे, आपके सस्पेंड हो जाएंगे कि उस वक्त आप अपने फंडामेंटल राइट्स को क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन सिर्फ यहाँ पर नहीं है, फंडामेंटल राइट की सस्पेंशन या इसकी जो लिमिटेशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस हैं इटसेल्फ कॉन्स्टिट्यूशन में बयान की गई है। अब वो कहाँ पर बयान की गई है, आर्टिकल 9 खोल लें। आर्टिकल 9 ने ये तो ज़रूर कहा कि सेफ गार्ड है जनाब आपकी लाइफ का, लिबर्टी का, कोई भी पर्सन उसको डिप्राइव नहीं किया जाएगा उसकी लाइफ एंड लिबर्टी। लेकिन अगली रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, बट इन अकॉर्डेंस विद लॉ, कि अगर लॉ के अकॉर्डिंग आपका ये राइट आपसे लिया जाए। लोगों को पाकिस्तान में फांसी दी जाती है कि नहीं दी जाती? किसी को फांसी देना, उसकी लाइफ लेना है या नहीं है? यहाँ पर तो कह रहे हैं नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ। हाँ, इसमें एक और हेडिंग आपकी ज़रूर बनेगी। अब इसको दोबारा पढ़ें, फंडामेंटल राइट्स। जितने फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे दीज आर नेगेटिव इन नेचर, ये हेडिंग बनेगी। क्या होता है जी नेगेटिव इन नेचर? सारे राइट पढ़ें, क्या लिखा है, नो पर्सन शैल बी, नो पर्सन शैल बी, नो पर्सन शैल बी, सारे ऐसे हैं कि नहीं है? ये मैक्सिमम जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो किसके साथ चले हैं? नो पर्सन शैल बी अरेस्टेड, नो पर्सन शैल बी डिटेन्ड। तो नेगेटिव राइट वो होता है कि जहाँ पर लोगों को रोका जाए कि आप ये काम नहीं, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ, उसके बाद किसी को रोका नहीं जाएगा। ये सारे के सारे आपके फंडामेंटल राइट्स नेगेटिव राइट्स की सूरत में मूव किए। तो पहला राइट कहाँ पे उसने आपका रेस्ट्रिक्ट किया? आर्टिकल 9 ने कर दिया कि इन अकॉर्डेंस विद लॉ, सीआरपीसी है इन अकॉर्डेंस विद लॉ, कि आप किसी के ऊपर मुकदमा चलाएं, उसका ट्रायल चलाएं, उसके बाद उसको आप क्या करें, फांसी की सज़ा सुनाएं तो आप सुना सकते हैं। ये है इन अकॉर्डेंस विद लॉ। अच्छा जी, आर्टिकल 10 में चले जाएं, सेफ गार्ड अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन है, लेकिन उसी में लिखा है ना कि अगर किसी को पकड़ा जाएगा तो पकड़ा जा सकता है कि नहीं पकड़ा जा सकता है। इसी में नज़रबंदी की बात आ जाएगी कि जनाब 90 डेज़ के लिए किसी को नज़रबंद करना हो तो वो भी क्या है, किया जा सकता है। आर्टिकल 11 छोड़ दें, 12 छोड़ दें, 13 छोड़ दें, 14 छोड़ दें, 15 में जाके रेस्ट्रिक्शन लगेगी। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है। अगर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट में रिजवान का दिल चाहे कि जी मेरा दिल कर रहा है कि आज मैं जाऊं और एटम बम पे हाथ फेर के उसके साथ अपनी सेल्फी बनवाऊं, तो क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है? आर्टिकल 15 ने कहा कि रेस्ट्रिक्टेड प्लेस पर जाने की फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, लेकिन रेस्ट्रिक्टेड प्लेस पर जाने की फ्रीडम ऑफ मूवमेंट आपके पास नहीं है। तो रोक दिया या नहीं रोका? रोक दिया। इसी तरह राइट टू प्रॉपर्टी में जाकर उसने कहा कि पब्लिक पर्पज़ के लिए आपसे प्रॉपर्टी ली जा सकती है। तो आपका राइट, फंडामेंटल राइट सस्पेंड किया कि नहीं किया? उसने सस्पेंड किया ना। किस लिए सस्पेंड किया? फंडामेंटल राइट्स के लिए। आर्टिकल 26 ने उसने कहा कि जनाब नो डिस्क्रिमिनेशन, किस मामले में? आपके सर्विसेज के हवाले से। लेकिन साथ उसने कहा रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है, जो क्वालिफिकेशन इम्पोज होती है। अब आपके ऊपर क्या है रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शन, कि सिविल जज सिर्फ वो बनेगा जिसका LLB पास होगा, जिसकी 2 साल की प्रैक्टिस होगी, जिसकी 35 साल। ये है रीज़नेबल क्लासिफिकेशन या रेस्ट्रिक्शन जो कि लगाई जा सकती है। तो ये बेसिकली सवाल हर उस फंडामेंटल राइट के जिसके अंदर आपने क्या किया है, उसकी सस्पेंशन का जिक्र किया। इनफैक्ट इस सवाल में उसने आपसे ये चीज़ पूछी थी कि आप ये बताएं कि फंडामेंटल राइट सस्पेंड कब कब होते हैं। ये 2 पहलू डिस्कस करेंगे। अब आपका सवाल अगर इस तरह लिखा, ये 12 से 14 नंबर में चला जाएगा। अगर इस तरह नहीं लिखा, खाली फंडामेंटल राइट इंट्रोडक्शन तो क्या किया उसको, कंक्लूजन, तो फिर कोई भी उसको फ़ायदा नहीं है। आप इसमें एक नई हेडिंग भी बना सकते हो। आप पहले सिर्फ सीधे सीधे आर्टिकल लिख लें, अगर आपको आर्टिकल का नंबर याद नहीं है। ये तो याद रह जाएगा, इंक्लूजन ऑफ न्यू फंडामेंटल राइट्स थ्रू 18th अमेंडमेंट। कौन से थे? 10A, 19A, 25A। तीनों कब आए हैं? 18th अमेंडमेंट में आए हैं। तो कम से कम जो चीज़ याद रह सकती है वो तो याद रखें। 10A, 19A और 25A। फेयर ट्रायल, राइट टू इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद आपका जो है एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया। किस एजुकेशन को? बेसिक एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया। यहाँ पे अगली जो डिस्कशन है, एक और सवाल जो पेपर के हवाले से इस बार के लिए पहला जो एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में आप उसको ला सकते हैं, वो ये डिस्कशन हो सकती है कि आप ये बताएं कि फंडामेंटल राइट्स अलॉन्ग विद प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी, इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है। ये इसको नोट्स में आपको आज भेज दूंगा। इस सवाल पर थोड़ा सा आपने तवज्जो देनी है। फंडामेंटल राइट्स और प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी, इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है।
देखिए अभी हमने कहा कि फंडामेंटल राइट्स कौन से राइट्स हैं, नेगेटिव है ना। अच्छा, मैं तफसील में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा रहा, उसकी रीज़न ये है कि मैं आज के पब्लिक भी है, वैसे मैं शेयर भी कर देता हूँ आपके साथ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ऑन फिंगर टिप्स, फिंगर टिप्स का आप लेक्चर सुन लेंगे, 2 घंटे का है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन उसमें क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। एक बार आज आपने वो लेक्चर जाकर रात को, जो इस बार ख़ास तौर पे पेपर दे रहे हैं ना 20 मार्क्स के लिए 2 घंटे उनको आज लगाने पड़ेंगे, वो एक लेक्चर सुनेंगे, उसमें सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक थीम है ना वो भी समझा देता हूँ, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आ चुके हैं, आ सकते हैं, मैं सिर्फ वो समझाता हूँ। ये सवाल क्या, फंडामेंटल राइट और प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी। फंडामेंटल राइट की ये डिस्कशन, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी क्या है, वो सारे के सारे आपने लिखने हैं। आर्टिकल 29 से 40 तक हैं, लेकिन स्टार्ट होते हैं 31 से। कौन कौन से आपके प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी हैं, इसमें बताया गया कि हम इस्लामिक वे ऑफ़ लाइफ उसको अडॉप्ट करेंगे, हमारे मुल्क में माइनॉरिटीज़ के हकूक़ उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, औरतों की जो पार्टिसिपेशन है उसको क्या किया जाएगा, इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ उसको यकीनी बनाया जाएगा, बैकवर्ड इलाकों की तरक्की की जाएगी, उसके अलावा मुस्लिम उम्मा के साथ हमारे ताल्लुकात उसको हम क्या करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे, और उसके अलावा और उसमें क्या था कि जो हमारे लिक्वर और इस किस्म की तमाम चीज़ें हैं उसको रोका जाएगा, और सोशल इक्वलिटी इसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया कि हम सोशल इक्वलिटी अपने मुल्क में लेकर आएंगे, वर्क प्लेस इक्वलिटी। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आपने समझनी हो जो उसने आपसे डिमांड करनी है। क्या डिमांड करना है कि अगर वो आपसे पूछता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी, पहला फ़र्क, फंडामेंटल राइट नेगेटिव है और प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी क्या है, पॉजिटिव है। अच्छा, दूसरा फ़र्क ये है कि फंडामेंटल राइट अगर ये वायलेट हों तो आपके पास हक है कि आप रिट फाइल कर सकें, बट अगर आपका प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी वायलेट हो तो इसके लिए रिट फाइल नहीं होगी। अच्छा, फंडामेंटल राइट हमने जहाँ पर पढ़ा, नो पर्सन शेल, फंडामेंटल राइट्स आर द राइट्स अवेलेबल विद द इंडिविजुअल्स, वो एक शख्स का हक है, बट प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी आर फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, वो आपका सोसाइटी का राइट है और वो किसका राइट है, इंडिविजुअल। फ़र्क क्या है, फंडामेंटल राइट हर हाल में आपको मिलेगा, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी अगर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज होंगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको समझाता हूँ, एक राइट से आपको ये दोनों का फ़र्क क्लियर हो जाएगा। आर्टिकल 25A पढ़ें, 25A में उसने बेसिक एजुकेशन को कौन सा राइट बनाया, आपका हुकूमत की जिम्मेदारी होगी। अब आप आगे चले जाएं, वहाँ पर जाएं आप उसके अंदर प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी में, तो वहाँ पर आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी में है। देखें, फ्री प्राइमरी एजुकेशन इज़ द फंडामेंटल राइट, गवर्नमेंट ने देना ही देना है। जो सेकेंडरी एजुकेशन है इट्स पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी, अगर गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज होंगे तो गवर्नमेंट आपको दे देगी, रिसोर्सेज नहीं होंगे तो गवर्नमेंट आपको देने की हकदार नहीं है। क्लियर हो गया ये पॉइंट, होगी तो देगी, नहीं होगी तो गवर्नमेंट आपको वो चीज़। तो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी में वो चीज़ें हैं जो कि अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज के ऊपर है। फंडामेंटल राइट्स वो हैं कि वायलेट होंगे तो आप रिट फाइल कर सकते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी के ऊपर रिट फाइल नहीं। फंडामेंटल राइट इन इट्स प्रेजेंट पोजीशन इन्फोर्सेबल हैं, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी तब होंगे जब उनके लिए फर्दर लेजिस्लेशन की जाएगी, उसको क्या है, फर्दर लेजिस्लेशन की ज़रूरत है। फंडामेंटल राइट को किसी भी फर्दर लेजिस्लेशन की ज़रूरत नहीं है। ये आपका पहला सवाल जो उसमें पेपर में था वो, और दूसरा जो एक्सपेक्टेड है, ये एक्सपेक्टेड में आप लिख लें जनाब। नंबर 1 इस बार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के हवाले से हमारा पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से अगर पहले पार्ट से बन सकता है तो वो ये है। दूसरा थोड़ा सा आप जहन में रखें, अभी का पिछले दिनों में सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कशन किसके ऊपर हुई है, पिछले दिनों में आर्टिकल 184 के ऊपर हुई है, सोमोटो जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हुई है, बहुत ज़्यादा डिस्कशन चली है। तो ऑलरेडी आया हुआ है ये क्वेश्चन, बट इवन देन आप उसको सेकंड पोजीशन पर ले आएँ, जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंस का हामिल बन गया कि इस वक्त हमारे जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट्स के हवाले से इसमें अभी आपने हवाला देना है और डिस्कस करना है कि जो आपका हाई सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल आ गया उसको क्रॉस करना है कि कहीं वो आर्टिकल 189 के साथ क्रॉस तो नहीं हो रहा। 189 ना 191 है सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है टू फ्रेम द रूल्स, 191 है, देखिए जल्दी से, 191 है सुप्रीम कोर्ट की पावर टू फ्रेम द रूल्स। तो उसको आपने क्रॉस करना है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बिल आया है वो सुप्रीम कोर्ट की पावर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रूल्स बनाने थे अपने प्रोसीजर को रेगुलराइज करने के लिए, क्या वो उसके बरक्स आया कि नहीं आया। क्योंकि दर हकीकत उसमें जो क्वेश्चन मार्क है वो क्या है, क्वेश्चन मार्क यही है कि जो आपका प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है ये तो थ्रू अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आना चाहिए था, क्योंकि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट को क्या दिया था, इख्तियार।
आप ऑर्डिनरी बिल के ज़रिए से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को अफेक्ट नहीं कर सकते। ये चीज़ यहाँ पर आपने जहन में रखनी है। तो दूसरा क्वेश्चन है जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट, पर्टिकुलरली किस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन? सुप्रीम कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या है। ये क्वेश्चन बहुत से भी ज़्यादा भी क्या है इस करंट सिनेरियो में इम्पोर्टेंस है। और उसके बाद यहाँ पर और करंट क्या मामला चले, अभी पिछले दिनों में जो ज़्यादा ज़ेर बहस क्या आया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मामले हुए, ये आपका इलेक्शन का मैटर आया बहुत ज़्यादा। और इलेक्शन के मैटर में क्या चीज़ था जनाब, पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट थी और ये है। तो इलेक्शंस के हवाले से जो प्रोविजंस हैं वो आप जहन में रखें। मोस्ट प्रोबेबली इसमें जो हमारा है ख़ास तौर पर इलेक्शन कमीशन वाला चैप्टर है ना, इलेक्शन कमिश्नर, उसकी अपॉइंटमेंट और उसके हवाले से। तो वैसे तो जनरल पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हम उसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपने फोकस किन पे करना है, इन 3 क्वेश्चंस के ऊपर। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जामिनर हूँ तो मैं इस बार के लिए अगर किसी को चेक करना चाहूँ कि क्या वो हमारे करंट अफेयर के साथ या कॉन्स्टिट्यूशंस के साथ एक्चुअली इन टच है या नहीं, तो मैं कहाँ से सवाल दूंगा, मैं इन 3 क्वेश्चंस की तरफ जाऊंगा जो कि इस वक्त बर्निंग क्वेश्चंस आप कह लें। ख़ास तौर पर 2, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन हमारा बहुत ही बर्निंग इशू रहा। अच्छा, पेपर्स को एक बार देख लें ताकि फिर हम इसका एक ओवरव्यू मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन का दूंगा कि सिंपल अल्फाज में अपने कॉन्स्टिट्यूशन को याद कैसे रखना है। सेकंड है जी, व्हाट इज़ मेंट बाय द जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड व्हाई इट इज़ थॉट टू बी एसेंशियल टू द रूल ऑफ लॉ। अब ये प्योर वो क्वेश्चन है जो थ्योरेटिकल है, जो लोग साउंड इन राइटिंग हैं, ख़ासतौर पे कोई आर्टिकल राइटर रहा हो या कोई अच्छा राइटर हो तो वो अडॉप्ट करे, वरना आप इस सवाल को अटैम्प्ट ना करें। इसको आपने पहले लिखना था आर्टिकल 4 में। पाकिस्तान में आर्टिकल 4 है रूल ऑफ लॉ, आर्टिकल 25 है पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ का हिस्सा। 25 क्या है, इक्वलिटी। आर्टिकल 4 क्या है, वो भी इसी चीज़ को इनमोरेट करता है। फिर आप रूल ऑफ लॉ को एक्सप्लेन करने के बाद बताते हैं जुडिशियल इंडिपेंडेंस। जुडिशियल इंडिपेंडेंस क्या है, इसमें आप हवाला क्या देते, आप हवाला देते आर्टिकल 175 का। 175 में ऐसा क्या है, जिसने 175 से स्टार्ट किया यानी कि 175 का हवाला दिया। आल दो इस पर डिस्कशन बननी तो जनरल ही है, लेकिन जनरल डिस्कशन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन आपने करनी है ना। आर्टिकल 175 में ऐसा क्या है जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस का मेन सबसे बड़ा कोर उसका आप कह लें पॉइंट है, वो आर्टिकल 175 में। खोलें आर्टिकल 175, कहीं पर लिखा हुआ दैट द जुडिशरी शैल बी सेपरेटेड फ्राम द एग्जेक्टिव विद इन अ पीरियड ऑफ 14 ईयर्स, कुछ ऐसा लिखा होगा। फिर उसको बाद में अमेंड करके 9 ईयर्स किया गया था। आर्टिकल 175 में कुछ ऐसा लिखा है, क्या लिखा हुआ है, ऊंची आवाज़ में पढ़ो। इसको अमेंड करके बाद में स्टार लगोगा नीचे, अमेंड करके उसको 9 साल किया होगा। जो नहीं, जिसके पास अपडेटेड किताब होगी 14 के बाद में, मोबाइल पे नहीं होगा, किताब में होगा कहीं पर। 14 ईयर्स तो है ना। अब इसका मतलब क्या है, अब बात यह है कि अगर मैंने आपसे सवाल पूछा दैट व्हाट इज जुडिशियल इंडिपेंडेंस, तो इसका मतलब जुडिशियल इंडिपेंडेंस का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अदालतें दो मर्जी फैसले करती फिरें, ये आज़ादी नहीं है। जुडिशियल इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि जो जुडिशरी की अपॉइंटमेंट्स होंगी वो फ्री फ्राम द एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस होंगी, ताकि जो जुडिशरी है उसके ऊपर ना लेजिस्लेचर का इन्फ्लुएंस हो ना उसके ऊपर एग्जीक्यूटिव का इन्फ्लुएंस हो। जुडिशरी अपनी ज़ात में जब अपॉइंटमेंट होंगी तो जज किसी का पाबंद नहीं होगा। जब जज किसी का पाबंद नहीं होगा तो वो अपना फ़ैसला अपने मुताबिक करेगा, उसको कोई और जैसे हमने। अब इसका अगला जुडिशियल इंडिपेंडेंस का अगला आर्टिकल निकालें, खोलें पार्लियामेंट का चैप्टर खोलें, आर्टिकल 67-68 खोलेंगे जनाब, 67-68 खोलें। 67-68 में से आपको एक आर्टिकल मिलेगा जहाँ पर जुडिशियल इंडिपेंडेंस की एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इस तरह लिखी होगी कि पार्लियामेंट में जुडिशरी के कोई भी मामलात को ज़ेर बहस नहीं लाया जाएगा। कौन सा आर्टिकल है, 68 है जनाब। अब इन मजलिस शूरा के आपके अदालती, अब ये है जुडिशियल इंडिपेंडेंस कि जो चीज़ अदालत ने कर दी है उसके हवाले से मजलिस शूरा में उसके ऊपर डिस्कशन नहीं। तो जब इस तरह के क्वेश्चन में आप 2-3 रेलेवेंट प्रोविजंस देंगे, ये क्वेश्चन बन जाएगा। आपने उन आर्टिकल्स को क्या करना होता है। अब जितनी बार ये सवाल मैंने दिया पेपर में, मैंने नहीं देखा कि किसी बंदे ने इसको क्या किया, बहुत बस जनरल जो कहानियाँ होती है ना, अलामा बन के ये जनाब जुडिशल रिव्यू, और वो उधर से जुडिशल रिव्यू में उठा कर ले आएंगे, क्या नाम है उसका जो आपका डाइसी, एवी डाइसी को उठाकर लेकर आ जाएंगे रूल ऑफ लॉ में जनाब, उसने थ्योरी। ओ भाई पेपर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, ये बताएं कि रूल ऑफ लॉ या जुडिशियल इंडिपेंडेंस कॉन्स्टिट्यूशन में है तो वो तो सीधी सीधी लिखी हुई है कि आप इसको इंडिपेंडेंट करेंगे। 175 आर्टिकल ने कहा, और तले राखला कुर्सी है जनाब है, आगे खींच लो। उसके बाद क्या है, उसके बाद इससे कंफर्टेबल कुर्सियाँ और नहीं बन सकती।
अच्छा, उसके बाद क्या हो गया, 68 हो गया कि उसके ऊपर हमने क्या लगा दी, पाबंदी लगा दी। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, बेसिकली जुडिशल इंडिपेंडेंस है। अगला क्वेश्चन ये अब 2019 में आया है, चांसेस नहीं है लेकिन एक शॉर्ट सा आपने व्यू ज़रूर ले लेना है, जिसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आर्टिकल 209, काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियालॉजी, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, नेशनल फाइनेंस कमीशन, इनके ऊपर शार्ट नोट्स की सूरत में ये आया हुआ है। उसके बाद आज 2020 में क्रिटिकली इवेल्युएट द रोल ऑफ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। पहले तो आपने बताना है हु इज़ हेड ऑफ गवर्नमेंट, व्हाट इज़ गवर्नमेंट। आर्टिकल 91 को उठा लेना है। 91 में क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट फॉर्म अप कैसे होगी। पहले तो गवर्नमेंट फॉर्म अप करें ना, कैबिनेट बनवाएं, फिर उसका क्या बनाएं, हेड बनाएं, हेड को बनाएं प्राइम मिनिस्टर। अब यहाँ पे डिस्कशंस है जी, उसका रोल तो आपने 1973 में तो लिखा, बट आपने 1973 की अमेंडमेंट्स का जो अफेक्ट हुआ प्राइम मिनिस्टर के ऊपर वो ना लिखा तो क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। कैसे, 58(2) भी जब 1973 में आया, उससे आपके जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट उसके रोल पे इफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, पहले चिकन रोल था, फिर कौन सा हो गया, गंदा सा सब्जी वाला रोल आ गया। ऐसे ही हुआ ना, हुआ या नहीं हुआ कि पहले एम्पावर्ड था, फिर बाद में क्या हो गया, 58(2) के बाद उसका रोल क्या रह गया, जो सदर कहेगा वो करेगा, उसके अलावा वो कुछ भी। तो जब तक आप अफेक्ट, अब ये चीज़ें इंटरलिंक्ड करके आपने क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का डेफिनेट जवाब नहीं है, इसकी खूबसूरती आपके नॉलेज में है, आपकी प्रीवियस स्टडी को इसके साथ लिंक करने में। ये किसी किताब में आपको इस पहलू पे लिखा हुआ नहीं मिलेगा। आपने ये पहलू, और ये पहलू अगर हम लिख कर भी देंगे, अगली बार वो पहलू को क्या करेगा, थोड़ा सा चेंज, तो इसका बना बनाया जवाब नहीं होगा। हाँ, इन्फॉर्मेशन बनी बनाई होगी, जवाब थोड़ा सा क्या होगा, आपने मॉडिफाई करना होगा। अब ये इसमें समझ आया कि आपने किन किन चीज़ों का हवाला करना है। 58(2) को लेकर आ जाना कि 58(2) आई तो उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर की पावर्स हैं हमारे पास, कौन वो कैबिनेट को चेयर करता है, उसके बाद वो लीडर ऑफ द हाउस होता है, वो अपॉइंट कैसे होता है, उसके बाद इसी में, क्योंकि अभी अगली चीज़ है, कुछ ने तो पूछा हमसे, क्या चीज़ पूछी है, रोल ऑफ हेड ऑफ द गवर्नमेंट ना, लेकिन हमें तो थोड़ा बहुत अभी पिछले दिनों में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का पता चला, तो रिमूवल ऑफ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, थोड़ा सा उसमें हम क्या करेंगे वो। लेकिन जब ऐसी चीज़ें आपने लिखनी है, वो ज़रूरी है 1, 2 और 3, तो वो करते हुए आपने हेडिंग्स नहीं देनी। हेडिंग कौन सी होगी, मेन क्वेश्चन की होगी, अंदर इन्फॉर्मेशन कौन सी रोटेट करनी है जो आपको पता है वो आपने उसमें वाला। लेकिन अब देखें वहाँ पर तो हेडिंग क्या थी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, यहाँ पर हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस देंगे तो चीज़ क्या हो जाएगी, हट जाएगी। हमने हेडिंग देनी है रिमूवल ऑफ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। हेड ऑफ द गवर्नमेंट का पूछा उसने, हेड ऑफ द स्टेट आएगा तो सदर की तरफ चला जाएगा, हेड ऑफ द गवर्नमेंट आएगा तो किसकी तरफ जाएगा, वो आपके प्राइम मिनिस्टर की तरफ जाएगा। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना। अगर हेड ऑफ द स्टेट आया तो फिर वो किसका पूछ रहा है आपसे, सदर का। अच्छा जी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इज़ द लॉन्ग परसिस्टिंग डिमांड, ये भी इसका सवाल अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सी ब्रेक कर लें फिर इसको हम आगे लेकर चलते हैं। अच्छा जनाब, इसमें कौन सा सवाल था नेक्स्ट हमारा, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इज़ अ लॉन्ग परसिस्टिंग डिमांड ऑफ द स्मॉलर प्रोविंसेस इन पाकिस्तान। In your opinion, to what extent did the Constitution 18th Amendment Act satisfy the said demand? इसमें 18th Amendment, उसको भी आप 4th क्वेश्चन के तौर पर इंक्लूड करें। 18th Amendment क्या है? It is also called the mini constitution। ये भी सवाल एक बार आया था, that 18th Amendment is called the mini constitution. Why? 18th Amendment is called the mini constitution because more than 100 provisions, total 103 amendments were made through this 18th amendment। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल हैं, 280 हैं, तो इसमें कितनी अमेंडमेंट हुई, 103। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्यों नहीं अमेंड कर दिया, बिकॉज 18th अमेंडमेंट वाज द रिजल्ट ऑफ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, जो कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान हुआ था, जिसका बेसिक ऑब्जेक्ट था टू रीस्टोर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इट्स ओरिजिनल पोजीशन बिफोर द जनरल परवेज़ मुशर्रफ इरा। तो परवेज़ मुशर्रफ ने इनफैक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की थी वो 17th अमेंडमेंट की सूरत में की थी। अगर आप 18th अमेंडमेंट पढ़ें तो 18th अमेंडमेंट स्टार्ट ही कहाँ से होती है, दैट ऑल द अमेंडमेंट्स मेड थ्रू द 17th अमेंडमेंट आर हेयर बाय रिपील्ड एंड ओमिटेड। उनको ओमिट कर दिया था कॉन्स्टिट्यूशन ने, जो जो चीज़ें मुशर्रफ साहब ने डाली थी 18वीं तरमीम में। ये मैं आपको ओवरऑल बता रहा हूँ 18th अमेंडमेंट का, बट यहाँ पर क्वेश्चन ये नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन बेसिकली ये है कि 18th अमेंडमेंट और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, व्हाट इज़ मेंट बाय द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। जब
कोई भी फेडरेटिंग यूनिट किसी फेडरेशन का हिस्सा बनता है, कोई भी प्रोविंस किसी फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा बनता है एट द कॉस्ट ऑफ इट्स सॉवरेनिटी। सबसे पहली चीज़ वो क्या देता है? अपनी सॉवरेनिटी कुर्बान कर देता है। कैसे कुर्बान कर देता है? क्या कोई भी सूबा जो किसी वफाक का हिस्सा हो, क्या उसका कोई अपना एक्सटर्नल दिफा है? क्या वो कोई भी बाहर के मुल्क के साथ डायरेक्ट ताल्लुकात रख सकता है? नहीं रख सकता। अगर सूबा सिंध, पंजाब, KPK, बलूचिस्तान कोई भी फॉरेन अफेयर्स की बात आएगी तो फॉरेन अफेयर्स हमेशा किसके ज़रिए से होंगे? फेडरल गवर्नमेंट के ज़रिए से। बजट कौन बनाएगा? फेडरल गवर्नमेंट। डिफेंस कौन करेगा? फेडरल गवर्नमेंट। तो इनफैक्ट जब आप किसी फेडरेशन का हिस्सा बनते हैं तो आप अपनी सॉवरेनिटी को कुर्बान करते हैं, बट इसके बदले में जो चीज़ आप क्लेम करते हैं, इट इज़ कॉल्ड द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, सूबाई खुद मुख्तारी। सूबाई खुद मुख्तारी या प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ये है क्या चीज़? इसका मकसद क्या है? और क्या वाकई 18th अमेंडमेंट इसमें कामयाब हुई या नहीं हुई? ये एक बहुत डीप किस्म की डिस्कशन है जो कि प्योर अगेन, और इसमें अभी आप अगर सवाल देख लें, अभी तक कोई सिंपल सवाल तो नहीं आया कि जो इस तरह का हो कि जी व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स एज प्रोवाइडेड इन द, ऑल्दो फंडामेंटल राइट का सवाल आया बट थोड़ा सा चेंज। प्राइम मिनिस्टर का सवाल आया लेकिन हेड ऑफ गवर्नमेंट के हवाले से उसकी पोजीशन उसने पूछी। जुडिशरी का सवाल आया लेकिन किस तरह पूछा उसने? जुडिशल इंडिपेंडेंस करके पूछा उसने। इसी तरह अब ये सवाल उसने पूछा है लेकिन प्रोविंशियल ऑटोनॉमी और किसके साथ उसको कोरिलेट किया? 18th अमेंडमेंट। अब जिस शख्स ने इस सवाल को पहले 18th अमेंडमेंट को डिस्कस करने के बाद 3 पहलू डिस्कस किए कि जनाब जो लेजिस्लेटिव फ्रीडम मिला थ्रू 18th अमेंडमेंट वो क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस ब्रॉट बाय द 18th अमेंडमेंट वो कौन सी थी, और उसके बाद अगर कोई जुडिशल अमेंडमेंट्स इसमें हुई तो वो क्या है। इस पहलू पे डिस्कस करते हुए सबसे बड़ी डिस्कशन इसमें जो आप जहाँ से स्टार्ट करेंगे, जिसने स्टार्ट अच्छा ले लिया ऑटोमेटिकली आगे क्या होगा? टिक लगेगा। इसका स्टार्ट है कि जब आप लेजिस्लेटिव फ्रीडम की बात करें थ्रू 18th अमेंडमेंट, आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट हैं नहीं थी। लेजिस्लेटिव लिस्ट जो आपकी बनती है ना, एक थी फेडरल लिस्ट, एक थी प्रोविंशियल लिस्ट और एक थी कंकरेंट लिस्ट। क्या मतलब हुआ? कुछ मौजू ऐसे थे जिस पे वफाक ने कानून साजी करनी है, कुछ मौजू ऐसे थे जिसमें प्रोविंसेस ने कानून साजी करनी है, कुछ मौजू ऐसे थे कि जिस पे कानून साजी का इख्तियार किसको दिया गया था? दोनों को। जब दोनों हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर कानून साजी करेंगे तो क्या होगा? वफाक सूबे को कहेगा आप अपना बजट इस तरह लगाएं, तो क्या हुआ? इंटरफेरेंस होगी कि नहीं होगी? हमने 18th अमेंडमेंट में कंकरेंट लिस्ट को क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया। जब कंकरेंट लिस्ट को 18th अमेंडमेंट में ख़त्म किया तो सारे के सारे इजाफी सब्जेक्ट किसको दे दिए? सूबे को। तो ये क्या हो गया? बेसिकली प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आ गई। उसके बाद जब हम देखें ऑयल, गैस और इस किस्म के हवाले से काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट और इन तमाम चीज़ों को 18th अमेंडमेंट के ज़रिए से हमने एम्पावर कर दिया कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हैं प्रोविंसेस के, अब वो कौन देखेगा? वो प्रोविंस खुद देखेगा। और उसमें रॉयल्टी भी दे दी गई, और जो रिसोर्सेज थे नेचुरल गैस और इस किस्म के, जो किसी भी प्रोविंस से जिसमें उनका मेन हेड होगा, उसका रॉयल्टी डायरेक्ट किसको जाएगा? उस प्रोविंस को जाएगा, और वो प्रोविंस उसके इस्तेमाल के हवाले से पहला हक रखता होगा। तो ये क्या कर रहे हैं? सूबे के इख्तियारात को क्या करते जा रहे हैं? बढ़ाते जा रहे हैं। जब सूबे के इख्तियारात को बढ़ाएंगे तो ये क्या कहलाएगा? आपका प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। ये क्वेश्चंस बने हुए हैं मेरे पास, मैं आज रात तक आपको क्या कर दूंगा? शेयर कर दूंगा। ये 3 से 4 सवाल कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से आपने देख लेने हैं। बाकी इसमें और कौन कौन सा क्वेश्चन आया हुआ जनाब? प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सादा सादा सवाल आया। इंपॉर्टेंट ऑफ द बेसिक फीचर डॉक्ट्राइन इन अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, फिर थोड़ा सा हट गया। ठीक है, देखिए पहले क्या हुआ? प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन वो आर्टिकल 238 में, बड़ा आसान सा प्रोसीजर है, 38, 39, 40 पढ़ेंगे। और साथ ही उसने क्या कर दिया? आप ये बताएं कि जी इंपॉर्टेंस ऑफ द बेसिक फीचर डॉक्ट्राइन इन अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये कौन सी बेसिक डॉक्ट्राइन है जनाब? यहाँ पर हमें 2 थ्योरीज उठा कर लानी है। द थ्योरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि अमेरिका में है, एंड द थ्योरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि यूके में है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्लासिफाइड एज द मोस्ट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड।
बने हुए 1799 से लेकर अब तक 230 ईयर्स प्लस हो गए और आज तक 27 अमेंडमेंट्स हुई। ऑन द अदर साइड यूके कॉन्स्टिट्यूशन, यूके जिस चीज़ पे बेस करता है वो कहता है कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी डायनामिक एन एवर चेंजिंग फिनोमेना दैट चेंजेस विद द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। ये यूके का है, इसलिए वो कहता है कि रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन तो होगा रिजिड, आप अनरिटन रखें ताकि फ्लेक्सिबल हो और उसको वक्त की ज़रूरत के मुताबिक आप क्या कर सकें, अमेंड। ये बेसिक अमेंडमेंट की डॉक्ट्राइन है कि हमारे जो सोसाइटी की नीड्स हैं वक्त के साथ वो क्या होती हैं, चेंज होती हैं, लिहाजा आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इतना रिजिड ना हो कि आप उसको अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द टाइम चेंज ना कर सकें। दैट्स वाई जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, ऑल्दो इट इज़ नॉट एज मच रिजिड एज यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन बट इट इज़ आल्सो नॉट एज मच फ्लेक्सिबल एज द यूके कॉन्स्टिट्यूशन। इट कैन बी क्लासिफाइड एज सेमी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, बट कुछ पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे हैं कि जिनको हम रिजिड कहेंगे। कौन से पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है? वेयर टू चेंज द प्रोविंशियल लिमिट्स, जब भी कोई सब्जेक्ट है कि आपने क्या करनी है, प्रोविंशियल लिमिट को क्या करना है, चेंज करना है। तो प्रोविंशियल लिमिट को चेंज करने के लिए आपका जो अमेंडमेंट बिल होगा वो ना सिर्फ पार्लियामेंट से बल्कि प्रोविंशियल असम्बली से भी उसका पास किया जाना ज़रूरी है। तो ये जो रेटिफिकेशन की स्टेज है आफ्टर बीइंग पास फ्रॉम द पार्लियामेंट, जब कोई बिल आपका प्रोविंशियल असम्बली से रेटिफाई होता है, ये उसकी रिजिडिटी में इजाफा करता है। यही वो एलिमेंट है जिसकी वजह से अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ क्लासिफाइड एज द मोस्ट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। तो बेसिकली इसमें दो डिस्कशंस हैं, हर सवाल में दो डिस्कशंस हैं, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड जो कॉन्स्टिट्यूशन से निकली और एक वो जो जनरल उसके डॉक्ट्राइन के ऊपर बेस करती हुई आपकी आई और जिसमें कुछ चीज़ें रूटीन से हट के आ गई। उसके बाद जनाब इसमें नेक्स्ट है डिस्कस द प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ ऑफ द पार्लियामेंट एंड इट्स मेंबर्स। इम्यूनिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड द मेंबर में सबसे पहली बात तो आर्टिकल 67 में लिखी होगी कि जहाँ पे हमने ये पढ़ा कि कोई भी जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग है इसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट या किसी भी अदालत के अंदर कोई भी डिस्कशन नहीं हो सकती। उसके बाद एक पूरा आर्टिकल होगा जिसके अंदर प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट लिखे होंगे। असम्बली के सेशन के दौरान इनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, कुछ और सर्टन इनके जो पेमेंट्स हैं उसके हवाले से तमाम प्रोविजंस वहाँ पे मौजूद हैं। तो ये अभी तक का सबसे आसान क्वेश्चन ये था, ये आया है 2022 के अंदर कि प्रोसीजर ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन और प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ ऑफ द पार्लियामेंट एंड इट्स मेंबर्स। तो एक चीज़ अगर कोई बंदा कोई LLB लेवल के नोट्स उठाकर उसमें से अभी तक याद कर रहा है इंट्रोडक्शन टू कंक्लूजन तक के क्वेश्चंस कि जिसके अंदर वो जनरल चीज़ें पढ़ा जी फंडामेंटल राइट्स क्या हैं या कुछ ऐसा, तो ऐसा कोई भी सवाल इस पेपर में नहीं आया। हर सवाल के दो एस्पेक्ट हैं, एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट में आपने रिलेट करना है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के साथ और थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में आपने क्या करना है, उसको डिफरेंट थ्योरीज के साथ रिलेट करना है। अब आपको मैं एक शॉर्ट से फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन का एक 10-15 मिनटों में पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का खुलासा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन दर हकीकत है क्या, इसके चैप्टर्स को अगर हम 1 बाय 1 करके जहन में रखना चाहें तो कैसे रख सकते हैं, इसके जो 12 पार्ट्स हैं बेसिकली वो 12 पार्ट्स किस किस चीज़ को हाईलाइट करते हैं या किस किस चीज़ के हवाले से हैं। तो एक बंदा आ जाए सामने ताकि हम उसको क्लियर करें।